7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। धर्म युद्ध, जो धर्म लोगों को साथ लाता है, एकता और भाईचारे का पाठ पढ़ाता है, आज उसी धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। कहीं धर्म की आड़ में हिंसा फैलाई जा रही है तो कहीं धर्म के नाम पर विवाद को बढ़ाया जा रहा है। आज हम बात करेंगे इसी धर्म युद्ध की। सबसे पहले बात काशी की कर लेते हैं, जहां पर काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। 2020 की एक याचिका पर कोर्ट ने विवाद के निपटारे की जांच को आगे बढ़ाने के लिए कमिश्नर की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कि अब यहां से आगे क्या होगा। काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर का हुआ कायाकल्प, कॉरिडोर बना, रंग और सूरत बदली। लेकिन काशी में जारी बाबा विश्वनाथ मंदिर से जुड़ा एक विवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है। विवाद काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मस्जिद का है, जिसे लेकर कानूनी जंग जारी है। अब वाराणसी कोर्ट ने इस विवाद को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने कमिश्नर की नियुक्ति का आदेश दिया है। 19 अप्रैल को कमिश्नर मंदिर मस्जिद परिसर का दौरा करेगा और इस दौरे की वीडियोग्राफी की जाएगी। कोर्ट की ओर से इस दौरान कड़ी सुरक्षा की तैनाती का आदेश दिया गया है। वाराणसी जिला कोर्ट ने सितंबर 2020 में दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर के पास ज्ञानव्यापी मस्जिद स्थित है। यहाँ अभी मुस्लिम समुदाय रोजाना 5 वक्त सामूहिक तौर पर नमाज अदा करता है। मस्जिद का संचालन अंजुमन इंतजामिया कमेटी करती है। इस मस्जिद को लेकर काफी वक्त से विवाद चल रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि इस विवादित ढांचे के नीचे ज्योतिर्लिंग है। यही नहीं, ढांचे की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र भी प्रदर्शित हैं। दावा किया जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने 1664 में नष्ट कर दिया था। फिर इसके अवशेषों से मस्जिद बनवाई, जिसे मंदिर की जमीन के एक हिस्से पर ज्ञानव्यापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। ऐसे में कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि ज्ञानव्यापी परिसर को मुस्लिम पक्ष से खाली कराकर इसे हिंदुओं को सौंप देना चाहिए और उन्हें श्रृंगार गौरी की पूजा करने की इजाजत दी जानी चाहिए। वहीं दूसरे पक्ष का दावा है कि यहाँ विश्वनाथ मंदिर कभी था ही नहीं और औरंगजेब बादशाह ने कभी उसे तोड़ा ही नहीं। ये विवाद काफी वक्त से कोर्ट में चल रहा है। काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मामले में 1991 में वाराणसी कोर्ट में मुकदमा दाखिल हुआ था। इस याचिका के जरिए ज्ञानव्यापी में पूजा करने की अनुमति मांगी गई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मस्जिद कमेटी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1993 में स्टे लगाकर मौके पर यथास्थिति कायम करने का आदेश दिया। हालांकि स्टे ऑर्डर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और फैसले के बाद 2019 में वाराणसी की कोर्ट में फिर से इस मामले की सुनवाई का दौर शुरू हुआ। अभी कई अदालतों में इस विवाद को लेकर कई केस दाखिल हैं, जिन पर सुनवाई चल रही है। राम मंदिर के बाद बीजेपी के एजेंडे में काशी और मथुरा मंदिर विवाद भी हैं। राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी नेता अक्सर काशी और मथुरा का जिक्र करते रहे। दिल्ली से अनीशा माथुर के साथ अभिषेक मिश्रा, वाराणसी, आज तक। तो कमिश्नर करेंगे दौरा, विवाद का देंगे ब्यौरा। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। उधर लाउड स्पीकर पर अजान के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। महाराष्ट्र से शुरू हुई इस सियासत ने देश के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया है और अब इस अभियान की शुरुआत करने वाले राज ठाकरे खुद मैदान में उतरने को तैयार हैं। कल हनुमान जयंती के मौके पर राज ठाकरे पुणे में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अजान बनाम हनुमान चालीसा वाले घमासान को और तेज करेंगे। अजान की तान पर यूं घमासान छिड़ा की बात सियासत तक आ गई। रमजान के महीने में लाउड स्पीकर पर अजान पर राजनीति गर्मा गई। अब जिस महाराष्ट्र से इस विवाद की शुरुआत हुई, वहां मामला और बढ़ता जा रहा है। लाउड स्पीकर पर अजान का विरोध देश के कई हिस्सों में नजर आ रहा है। राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर से होने वाली अजान के खिलाफ मोर्चा खोला।
मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर हल्ला बोला तो एमएनएस कार्यकर्ताओं ने भी जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ किया। देश के कई शहरों में इस अभियान का असर भी दिखा। अब राज ठाकरे अजान बनाम जय हनुमान वाली इस लड़ाई को तेज करने की तैयारी में हैं, जिसके लिए उन्होंने हनुमान जयंती का दिन चुना है। कार्यकर्ताओं के बाद अब पुणे में खुद राज ठाकरे हनुमान चालीसा का पाठ और महाआरती करेंगे, जिसके लिए एमएनएस की ओर से बाकायदा पोस्टर जारी किया गया है। बड़ी बात यह है कि इस पोस्टर में राज ठाकरे बाल ठाकरे वाले गेटअप में नजर आ रहे हैं और इस पोस्टर में उन्हें हिंदू जननायक बताया गया है। इस तस्वीर से साफ है कि मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के खिलाफ लड़ाई के जरिए राज ठाकरे हिंदुत्व वाली राजनीति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इस मुद्दे पर 3 मई वाले अल्टीमेटम के जरिए सियासी ताप बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाउडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही। उधर राज ठाकरे के हनुमान चालीसा पाठ के ऐलान के बीच महाराष्ट्र सरकार भी सतर्क है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल का साफ कहना है कि प्रदेश में किसी को भी माहौल बिगाड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसी कोशिश हुई तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सरकार ने गंभीरता से लिया है। अभी आगे अगले कुछ दिनों में आने वाली जो हनुमान जयंती है या तो बाकी भी एक त्योहार है, इसके लिए पुलिस की बिल्कुल तैयारी है। इस राज्य में कोई भी हालत में एक अलग माहौल तैयार करने के लिए हम किसी को नहीं देंगे। उधर लाउडस्पीकर पर अजान के विरोध में हनुमान चालीसा वाले पाठ का असर उत्तर प्रदेश में भी साफ दिख रहा है। अलीगढ़ में हिंदू महासभा ने अपने कार्यक्रम पर बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगवाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। खुद बीजेपी नेता भी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवाने की मांग का समर्थन कर रहे हैं और इस मांग को लेकर अपने अपने तर्क दे रहे हैं। प्रदेशवासियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करें और आपसी वातावरण को सौहार्दपूर्ण ढंग से रखें और सभी धार्मिक जो कार्यक्रम हैं अपने अपने उन सब लोगों को उसके अनुसार जो अपने रिचुअल्स हैं उसके अनुसार सब लोगों को स्वतंत्रता संविधान द्वारा दी गई है और हमारी सरकार का भी ये उद्देश्य है कि सभी अपने धार्मिक आयोजन का सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण वातावरण में कार्यक्रम को करें। हमेशा भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में देश भर के अंदर जितनी सरकारें चल रही हैं वो संविधान के अनुसार चल रही हैं। जो संविधान में अगर एक धर्म को मान्यता दी जा सकती है तो दूसरे धर्म को भी मान्यता दी जा सकती है। ये संविधान में अगर मान्यता नहीं दी जा सकती है तो वो किसी को भी नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आधार पर काम होना चाहिए। वहीं मुस्लिम संगठन इस विवाद के पीछे सियासत की बात कह रहे हैं। अजान जो है एक बहुत ही कम वक्त के लिए और ऐसे वक्त में दी जाती है जब लोगों को इससे डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और इस मुल्क में सैकड़ों साल से लोग जो है हजारों साल से अजान देते आ रहे हैं और सब लोगों को ये एक्सेप्टेबल है। अगर इस मुल्क के लोगों को ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती तो ये प्रिविलेंट भी नहीं होती। कोई आज पहली मर्तबा तो ये बीजेपी। हिंदुस्तान की सियासत में धर्म सबसे बड़ा फैक्टर है। आज इसी धर्म की लड़ाई धार्मिक स्थलों पर लगे स्पीकर पर पहुंच गई है। जंग धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर से निकलने वाली आवाज पर है। लड़ाई अब हनुमान चालीसा बनाम अजान की हो चुकी है और अब राज ठाकरे के हनुमान चालीसा पाठ के बाद इस पर टकराव बढ़ना तय माना जा रहा है। आज तक ब्यूरो। एक विवाद खत्म हुआ नहीं कि जेएनयू में नया विवाद शुरू हो गया। अब नई लड़ाई छिड़ी है भगवा जेएनयू को लेकर, जिसके पोस्टर यूनिवर्सिटी के चारों ओर लगाए गए हैं। भगवा झंडे और पोस्टर लगाने वाली हिंदू सेना इसे चेतावनी बता रही है और भगवा का अपमान होने पर बड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। रामनवमी पर नॉनवेज वाला हंगामा थमा नहीं कि जेएनयू से जुड़ा नया विवाद सामने आ गया। जेएनयू कैंपस की चारदीवारी पर भगवा झंडा लहरा गया। भगवा झंडों के साथ जेएनयू की दीवारों पर यह पोस्टर भी छाया
जिस पर भगवा जेएनयू का नारा है। जेएनयू और उसके आसपास के बड़े इलाके में ये पोस्टर लगाए गए, जिसने विश्वविद्यालय के माहौल को फिर से गरमा दिया, जेएनयू को लेकर नया विवाद सामने ला दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर। शुक्रवार की सुबह जब छात्र या आसपास के लोग जगे तो उन्होंने देखा कि यूनिवर्सिटी के आसपास तमाम इलाकों में इस तरीके से भगवा झंडे, आप देखिए भगवा झंडे बांध दिए गए हैं, चाहे वो पेड़ हो, कोई छोटा तार हो, खंबे हो, बीच सड़क पे आप देखिए, साइड के बाद हम आपको देखते हैं मेन रोड पर, आप देखिए रेड लाइट हो, हर जगह पर इसी तरीके से भगवा झंडे बांध दिए गए। इसके अलावा जो यहाँ पे ऑटोज खड़े थे उन पे भी भगवा झंडे बांध दिए गए थे और छोटे छोटे पोस्टर और बैनर लगाए गए थे जिसपे लिखा गया था भगवा जेएनयू। और साथ ही साथ हिंदू सेना ने इस बात को कहा है कि उनकी तरफ से ये तमाम जो झंडे हैं वो लगाए गए हैं। हिंदू सेना ने ये पोस्टर लगवाए हैं जिनका जेएनयू में भगवा के अपमान का आरोप है। हिंदू सेना ने बयान जारी कर चेतावनी दी, भगवा के अपमान पर आगे कठोर कदम की बात कही। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भगवा का अपमान भगवा विरोधियों द्वारा किया जाता रहा है। हिंदू सेना इनको चेतावनी देती है, सुधर जाओ। भगवा का अपमान करने की कोशिश मत करना। हम आपका सम्मान करते हैं, प्रत्येक धर्म का सम्मान करते हैं, प्रत्येक विचारधारा का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से जेएनयू के अंदर भगवा का अपमान किया जा रहा है, हिंदू सेना इसको सहन नहीं करेगी और कोई भी कठोर कदम इसके विरोध में उठा सकती है। जेएनयू के आसपास पोस्टर और भगवा झंडे लगाए जाने के बाद प्रशासन भी सतर्क है और विवाद गहराए ना, इसे लेकर जांच भी शुरू कर दी गई है। उधर जेएनयू की दीवारों पर भगवा झंडे और पोस्टर को लेकर विपक्षी दलों ने बीजेपी पर सवाल किया। इशारों ही इशारों में इस घटना के पीछे बीजेपी का हाथ बता दिया। ये समझ नहीं पा रहे हैं लोग कर क्या रहे हैं। अरे साहब, आप जेएनयू पे भगवा झंडा लहरा दोगे, विश्वविद्यालय है ये, विश्वविद्यालय की वैश्विक दर्शन को समझिए। ये भगवा हरा पीला लाल काला करके कुछ हासिल नहीं होगा। पढ़िए, लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया है और हुकूमत को मजा आ रहा है कि बिना पढ़े लोग उनकी जय जयकार में लगे हुए हैं। सारा देश जेएनयू के लिए गर्व कर रहा था, सारा विश्व गर्व कर रहा था। जो लोग जेएनयू से उत्पादनशील व्यक्ति निकले हैं वो दुनिया में दिशा निर्देश बना रहे हैं। सरकार का भी आज भी बना रहे हैं और कल भी बना रहे थे। तो आज अगर कोई सोचता है कि केवल कहीं एक भगवा कलर का झंडा लगा देने से जेएनयू का गरिमा खत्म हो जाएगा, वो संभव नहीं है। आप कलर चेंज नहीं कर सकते हो, दिल को चेंज नहीं कर सकते। चंद दिन पहले ही जेएनयू में रामनवमी के अवसर पर नॉनवेज को लेकर बड़ी लड़ाई छिड़ गई थी। हॉस्टल में नॉनवेज बनाने को लेकर लेफ्ट और हिंदूवादी संगठनों के छात्र आमने सामने आ गए थे और दोनों के बीच जमकर हाथापाई भी हुई थी। अब भगवा झंडों और पोस्टरों के जरिए जेएनयू में नया विवाद शुरू हो गया है, जिसने तनाव के बीच विश्वविद्यालय के माहौल को और भी गर्मा दिया। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। क्या शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश यादव को झटका देने की तैयारी कर ली है? क्योंकि आए दिन शिवपाल उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो बीजेपी नेताओं को भा रहे हैं। अब शिवपाल यादव ने समान आचार संहिता की वकालत की है, जिसे बीजेपी से उनकी नजदीकियां बढ़ने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही भतीजे अखिलेश से नाराज चल रहे शिवपाल यादव के नए बयान ने सियासी ताप बढ़ा दिया है। शिवपाल यादव के नए बयान ने बीजेपी से नजदीकियों वाली अटकलों को बढ़ा दिया है। शिवपाल यादव ने देश में समान नागरिक संहिता की पैरवी की है, जो बीजेपी के सियासी एजेंडे में पूरी तरह से फिट है। संसद में आवाज उठाई थी, तो आज हम लोग अम्बेडकर ने संविधान सभा में आवाज उठाई थी। वास्तव में उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी, लोहिया जी ने 67 में आवाज़ उठाई थी। तो हम लोग आज ही उनके जयंती के शुभ अवसर पर समान नागरिक संहिता की आवाज़
समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए शिवपाल यादव राम मनोहर लोहिया का हवाला दिया तो उनकी पार्टी ने इसका समर्थन किया और कहा कि ये हिंदू मुसलमान का नहीं बल्कि देश में सबके लिए एक समान कानून बनाने का मुद्दा है। 1967 में इस मुल्क ही नहीं इस दुनिया के सबसे बड़े समाजवादियों में अग्रगण्य डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा था। तब तो भाजपा थी भी नहीं, ये जनसंघ था, लेकिन जनसंघ का ये मुद्दा नहीं था। हाँ, ये जरूर है कि संसद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उद्धृत करते हुए अटल जी ने यह बयान दिया था कि जब देश में कॉमन क्रिमिनल कोड है तो कॉमन सिविल कोड में क्या दिक्कत है। समान नागरिक संहिता का मतलब सभी धर्मों के लिए एक ही कानून है। अभी हर धर्म का अपना अलग अलग कानून है और वो उसी के हिसाब से चलता है। हिंदुओं के लिए अपना अलग कानून है जिसमें शादी, तलाक और संपत्तियों से जुड़ी बातें हैं। मुस्लिमों का अलग पर्सनल लॉ है और ईसाइयों का अपना पर्सनल लॉ। बीजेपी के तमाम नेता लगातार देश में समान नागरिक संहिता की मांग उठाते रहे हैं। यही वजह है कि शिवपाल यादव के इस बयान को बीजेपी से उनकी नजदीकियों से जोड़कर देखा जा रहा है। शिवपाल यादव भी अब वही बात कर रहे हैं, कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं वो। अभी सब कहेंगे हमारी बात को। अच्छा, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। अखिलेश से नाराजगी के बीच बीते दिनों शिवपाल यादव ने बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं। उधर शिवपाल यादव के हर कदम पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की भी नजर है। समान नागरिक संहिता वाले बयान के बाद अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों के बीच शिवपाल यादव को लेकर ही बात हुई। साफ है कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाकर शिवपाल यादव ने बीजेपी की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। चुनावी हार के बाद अखिलेश यादव की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। कश्मीर फाइल्स की सफलता के बाद डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने दिल्ली फाइल्स बनाने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि ये फिल्म 1984 के सिख दंगों पर बनेगी। वो दिल्ली फाइल्स मूवी बनाना चाहते हैं। सब्जेक्ट का उन्होंने इजहार नहीं किया है, परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और उसकी इकोसिस्टम और विपक्ष का जो इकोसिस्टम है वो बौखलाहट महसूस कर रहा है। ये तो वही मंडली है, वैसे तो बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, क्रिएटिव एक्सप्रेशन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु जब सत्य को दिखाने वाली एक फिल्म बनेगी तो इससे उनके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। अग्निहोत्री ने जो आज ऐलान किया ट्विटर पर कि वो दिल्ली फाइल्स बनाने जा रहे हैं, हम उसका वेलकम करते हैं। मैंने खुद भी उनसे आग्रह किया था ट्विटर पर कि आपको ऐसी मूवी बनानी चाहिए ताकि 1984 का जो ये कत्लेआम है, कार्नेज है, जो देश के एक प्रधानमंत्री ने संयोजित तरीके से एक धर्म के लोगों के, विशेष धर्म के लोगों को मरवाने के लिए, उनका धर्म खत्म करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए अपने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया। उधर यूपी से लेकर एमपी के बाद अब गुजरात में सरकार का बुलडोजर दौड़ रहा है। खंबात इलाके में पिछले दिनों हिंसा भड़की थी और आज वहां बुलडोजर एक्शन में है। पास बनी दरगाह के पीछे की दुकानें बुलडोजर के चट्टानी वार से मलबे में तब्दील हो रही हैं। तस्वीरें आपके सामने है। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि इसी जगह से हिंसा की आग फैली। प्रशासन का पहले से दावा है कि हिंसा के पीछे बाहरी लोगों का हाथ है और आज इस अवैध निर्माण पर सरकार का बुलडोजर चल पड़ा है। जिस जगह पर खंबाट में दंगे हुए थे उसी जगह पर इस वक्त मौजूद है। यहीं दरगाह से जो लोग हैं वो बाहर आकर यात्रा पर अटैक किया था। पुलिस का कहना था कि वो पूरा प्री प्लान अटैक था और अब यहाँ पे बुलडोजर चल रहे हैं। आज तक आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा है। कैमरा पर्सन साजिद आलम को कहूंगा कि थोड़ा और आगे आए और इस तरफ से बुलडोजर दिखाए। ये देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर कई सारी दुकानें थी। अब उस दुकानों पर आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर चल रहे हैं। प्रॉपर पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर मौजूद है और यहाँ के जो स्थानिक पुलिस है, साथ ही जो एसडीएम के कर्मचारी है, एसडीएम ऑफिसर है, वो सारे के सारे लोग अभी यहाँ पर आए हैं। ये आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर लाइन से 4-5 दुकानें थी, एक के बाद एक जो दुकानें हैं उस पर बुलडोजर चल रहा है। जिनकी ये दुकानें थी वो यहाँ पर थोड़ा विरोध कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको यहाँ से निकाल दिया है। तस्वीरें आप देखिए एक तरीके से किस तरीके से यहाँ पर जो है वो बुलडोजर चल रहा है
और मैं आपको बता दूं कि ये वही जगह है, ये एग्जैक्टली वही जगह है जहां पर खंबाट के जो पूरे दंगे हुए थे, पुलिस की जो थियरी थी कि यहीं पर कई सादा जो लोग हैं वो मौजूद थे, और जब ये यात्रा यहां पर पहुंची थी तो जो आरोपी है वो यहां से बाहर निकलते हैं और यात्रा पर अटैक किया था। पुलिस से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना है कि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये सारी की सारी दुकानें इल्लीगल थी, यहाँ पर कई सारी इल्लीगल एक्टिविटीज हो रही थी, लोगों को तकलीफ हो रही थी, इसलिए इन दुकानों को बुलडोजर के सहारे तोड़ा जा रहा है। लेकिन घटना के तुरंत बाद, कुछ ही दिनों बाद इस तरीके का जो कार्रवाई हो रही है कई सारे सवाल खड़े करता है। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ सौरभ वक्तानिया, खंबाट, आज तक। शाम के 7:30 बजने को है। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। हम बात कर रहे हैं धर्म युद्ध की, धर्म के नाम पर छिड़ी जंग की, जिसमें अब बात मध्य प्रदेश के खरगोन की करेंगे, जहां रामनवमी के दिन हुई हिंसा की नई नई तस्वीरें रोज रोज सामने आ रही हैं। वहीं हिंसा के पीएफआई कनेक्शन के बीच एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें हिंदुत्व के खिलाफ चंदे की बात कही गई है। रामनवमी के दिन खरगोन कैसे जला, इसकी तस्वीरों की किश्त लगातार सामने आ रही है। कहीं सड़कों पर पत्थरबाजी हो रही है, कहीं घरों को जलाया जा रहा है। तस्वीरों से साफ है कि भीड़ उग्र थी, बेकाबू थी, जिसके सिर पर खून सवार था। न कोई रोकने वाला, न कोई एक्शन लेने वाला। कई घंटों तक उपद्रव का ये खेल खरगोन में चलता रहा। देखिए किस तरह एक घर को निशाना बनाया जा रहा है, पत्थरों से हमला किया जा रहा है, दरवाजा तोड़ने की कोशिश की जा रही है और आखिर में घर को आग के हवाले कर दिया गया। दूसरी तस्वीर देखिए, घरों की छतों से पत्थर फेंके जा रहे हैं। एक नहीं कई घरों से यह खेल चल रहा है। सड़कों पर आगजनी हो रही है। पुलिस और उपद्रवियों के बीच संघर्ष चल रहा है। एक के बाद एक तस्वीर माहौल खराब कर रही है। तस्वीरों की नई किश्त जारी होती है, अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। कहीं अफवाह उड़ती है, कहीं फिर शुरू हो जाती है। अफवाहों के साथ फेक तस्वीरें भी जारी होती हैं। अब प्रशासन की नजर इन्हीं अफवाहों पर नियंत्रण पर है। जो अफवाह के लिए जो हमने अभी भी ये बताए हैं, बहुत कठोर कार्रवाई होगी। जो लोग जो सोशल मीडिया पर जो है हेट्रेड का जो मैसेज डाल रहे हैं या जो है कोई रूमर फैलाते हैं, पथराव यहाँ हो रही है, जब वहाँ कुछ नहीं था, हम भी कल रात वहीं थे, ठीक है। सो इस प्रकार के मैसेजेस जो है आप लोग को अवॉइड करना है, तभी जाके कर्फ्यू जो है आगे जाके खत्म हो सकती है। आपकी ज़कात का एक हिस्सा जिससे हिंदुत्व सबसे ज्यादा घबराता है। इस बीच पीएफआई संगठन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें मुस्लिम समुदाय से चंदा देने की बात कही जा रही है, जिसमें कहा गया है कि ज़कात यानी चंदा ही है जिससे हिंदुत्व सबसे ज्यादा घबराता है। वह फास्तायत मुखालिफ सरगर्मियों के लिए ईंधन का काम करता है। पीएफआई का नाम खरगोन और करौली की हिंसा में सामने आ चुका है, जिसे लेकर जांच चल रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली दंगे और यूपी के दंगों में भी पीएफआई का कनेक्शन सामने आया था। मध्य प्रदेश में पीएफआई ने सबसे ज्यादा पैर पसारे हैं। ऐसे में इसको बैन लगाने को लेकर भी लगातार घमासान जारी है। अपनी ज़कात व सदकात में पॉपुलर फ्रंट के हिस्से को याद रखिए। ये बिल्कुल ठीक है कि जिस प्रकार से खरगोन की जो घटना हुई, एक साथ इस प्रकार से आगजनी होना, पत्थरबाजी होना, ये सुनियोजित षड्यंत्र था। और इसमें कहीं न कहीं मैंने पहले भी उल्लेख किया था कि इसमें कई प्रकार की ताकतें इन्वॉल्व हैं, पीएफआई से लेकर के और भी ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस प्रकार की अस्थिरता लाना चाहते हैं, उनके द्वारा भी इनको संरक्षण,
इनका संवर्धन और इनको हर प्रकार की फंडिंग करने का भी प्रयास हुआ है। ये वास्तव में बड़ी जांच का विषय है और दिग्विजय सिंह जैसे जो लोग हैं वो हमेशा से यही करते आए हैं। लेकिन भाजपा शासित मध्य प्रदेश से लेके बिहार और बाकी कर्नाटक जैसी जगहों में क्यों उन्माद भड़का हुआ है? पीएफआई को बैन करने की बात करते हैं। 8 साल से सरकार में आप है, क्यों नहीं पीएफआई को बैन करते हैं? ये झुंझुना कब तक बजाइएगा आप? मैं जानना चाहती हूँ ऐसी क्या व्यवस्था है कि आप पीएफआई को नहीं बैन कर सकते हैं? सरदार पटेल ने 5 दिन में आरएसएस को बैन किया था हिंसा और उन्माद फैलाने के लिए। आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपकी केंद्र सरकार है। आपके सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को 2020 दिसंबर में बताया था पीएफआई को बैन करने वाले हैं। तो मुहूर्त ढूंढ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एजेंसियां जांच कर रही है कि आखिर खरगोन की घटना सुनियोजित थी या नहीं, क्या उसका पीएफआई से कनेक्शन है। कमलजीत संधू और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। हिंसा अपने साथ कई जख्म लेकर आती है। ऐसे ही जख्म खरगोन से बाहर आए हैं, जिसका शिकार वो मासूम और बेगुनाह हुए हैं जिनका इस हिंसा से कोई लेना देना नहीं था। हिंसा से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। इसके शिकार वो लोग होते हैं जो अमन चैन से रहना चाहते हैं। आज इसी हमले ने खरगोन के शिवम को अस्पताल पहुंचा दिया, जहां वो जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। तो जाना था निसरपुर, पर बोले कि नहीं आज जुलूस देख के मैं कल सुबह जाऊंगा। बोले आज नहीं जाऊंगा निसरपुर, कल सुबह से जाऊंगा, जुलूस देख के ही जाऊंगा। और अचानक उसके साथ ये घटना हो गई। तो आप क्या कहना चाहेंगे? प्रार्थना कर रही भगवान उसको बढ़िया कर दे, एकदम अच्छा करके ला दे घर पे। 17 अप्रैल को शिवम की बहन की शादी थी, जिसे टाल दिया गया। अब सबकी दुआ यही है कि शिवम ठीक हो जाए। इस हिंसा की आग की चपेट में लक्ष्मी का परिवार भी आया। हिंसा के बीच बेटे की तलाश में निकली मां अब तक घर नहीं लौटी है। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। जी हम राम जी का जुलूस देखने गए थे, तो हम उधर वहाँ हमला हो गया, तो हम डायरेक्ट घर आए तो घर पे ताला लगा के फिर हमने पापा को ढूंढने भेजा, तो फिर नहीं मिले। रात की 12 बजे मैंने रिपोर्ट भी लिखवाई, तो पुलिस वाले बोल रहे कि अभी ये दंगा बंद होगा जब आपकी रिपोर्ट आगे बढ़ाएंगे। हिंसा आंसू देती है, जख्म देती है। ऐसे ही जख्मों की कहानियां अब खरगोन की गलियों से निकल रही हैं। खरगोन से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बरसों बीत जाने के बाद भी यूनिटेक के घर खरीदार गृह प्रवेश का ऐसा इंतजार कर रहे हैं जो कब खत्म होगा किसी को पता नहीं। सरकार के टेक ओवर के बावजूद यूनिटेक के बायर्स की समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। उधर नोएडा अथॉरिटी ने ब्याज पर ब्याज लगाकर यूनिटेक की बकाया रकम को कई गुना बढ़ाकर घर खरीदारों को मुश्किलों में डाल दिया है। यूनिटेक के नोएडा में बनाए जा रहे प्रोजेक्ट्स में घर बुक कराने वाले लोगों को बरसों बीत जाने के बाद भी अपने आशियाने का इंतजार है। कंपनी के दिवालिया होने और सरकार के टेक ओवर करने के बावजूद भी लोगों को अपने घर के पोजेशन की कोई आस नजर नहीं आ रही है। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, बेशक सुप्रीम कोर्ट हो या नोएडा अथॉरिटी हो, जो भी उनके रीजंस है, ऑफिशियल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक रीजंस है, बट इसका जो पूरा जो सफर कर रहा है वो एक होम बायर सफर कर रहा है मेरे जैसे। यूनिटेक जो है 12 साल से अटका हुआ है एंड 12 इयर्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, जिसमें लोग बाग जो हैं हाउसिंग लोन भी चुकता कर रहे हैं, लोग बाग अपनी EMI भी हाउसिंग लोन की दे रहे हैं और साथ में लोग बाग जो हैं किराया भी दे रहे हैं। आप जस्ट समझिए कि लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा होगा इसका, जहाँ पे EMI तो जा ही रहा है और रेगुलरली, और उनको साथ में किराया भी देना पड़ रहा है। जिस किस्म की आप मीटिंग करा रहे हैं, जिसके अंदर बिल्डर फिर से एक दोबारा वादा करते हैं कि अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल के लगभग वो मिल जाएगा। कई और बहाने इसमें बीच में शामिल होते हैं कि मैनेजमेंट बदल गया। मैनेजमेंट बदलने से शायद परिणाम कुछ अनुकूल होंगे और बिल्डर कंस्ट्रक्शन करेगा, लेकिन साहब दरअसल नीयत बदलने की आवश्यकता है, मैनेजमेंट बदलने। दरअसल यूनिटेक ग्रुप नोएडा विकास प्राधिकरण का सबसे बड़ा बकायेदार बिल्डर है। यूनिटेक बिल्डर का अथॉरिटी पर 9,678 करोड़ रुपए बकाया है।
2006 से 2011 के बीच में यूनिटेक बिल्डर को 5 प्लॉट्स आवंटित किए गए थे। बिल्डर ने इसके लिए केवल न्यूनतम रकम ही अथॉरिटी में जमा कराई थी। इसके बाद बिल्डर ने अथॉरिटी में कोई भी किस्त जमा नहीं की है। ऐसे में नोएडा प्राधिकरण अब यूनिटेक बिल्डर के खाली पड़े प्लॉट को लेना चाहती है और इसके लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया है। नोएडा के सेक्टर 144 में ग्रुप हाउसिंग के 3A और 3B प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, जिसमें कोई भी निर्माण कार्य अब तक यूनिटेक की तरफ से नहीं किया गया है। हालांकि इस मामले में नोएडा अथॉरिटी के ब्याज के खेल ने भी ग्राहकों के गृह प्रवेश के सपने को पूरा होने से रोक रखा है। दरअसल यूनिटेक को सेक्टर 96, 97 और 98 में 1622 करोड़ की जमीन का आवंटन हुआ था, जिसमें से बिल्डर ने 435 करोड़ जमा किए और बाकी रकम ब्याज पर ब्याज लगकर 6458 करोड़ रुपए हो गई है। इसी तरह सेक्टर 113 में 249 करोड़ रुपए की जमीन पर बिल्डर के 151 करोड़ रुपए जमा करने के बावजूद ब्याज समेत 1103 करोड़ रुपए बकाया हो गया है। इसी तरह सेक्टर 117 के बकाया को मिलाकर यूनिटेक पर कुल 9678 करोड़ रुपए बकाया हो गया है। ऐसे में यूनिटेक का कंट्रोल सरकार के पास चले जाने से इस रकम का भुगतान सबसे बड़ी समस्या बन गया। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी को साधारण ब्याज पर लेट पेमेंट वसूलने का निर्देश दे चुका है, लेकिन अथॉरिटी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही स्थिति साफ होने की उम्मीद है। अथॉरिटी की पॉलिसी पैरालिसिस के कारण ही आज अथॉरिटी का जो बकाया है वो मूल आवंटन की कीमत से कई गुना ज्यादा हो चुका है। यहाँ सिर्फ सॉल्यूशन जो नजर आता है वो ये है कि जो अभी अनसोल्ड लैंड जो अभी डेवलपर के पास बची है उसको रिकवर करके उसको हायर रेट्स के ऊपर बेचना, जो करंट प्रिवेलिंग रेट है उसके ऊपर बेचना, जिससे कि अथॉरिटी के ड्यू सिंपल इंटरेस्ट के साथ या अदर अफेक्टेड पार्टीज के ड्यूज क्लियर हो पाए और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी उसमें निकल पाए। अगर ये सब चीजें निकल पाती है तभी प्रोजेक्ट के बनने के आसार नजर आते हैं। ये तो जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है ऐसे समय पर प्रोजेक्ट का पूरा हो पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिलहाल तो यूनिटेक के मामले में 20 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी, जिसमें नोएडा अथॉरिटी की याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें अथॉरिटी ने यूनिटेक के 2 खाली पड़े प्लॉट्स पर कब्जा करने की गुजारिश की है। आज तक ब्यूरो।